खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 5 का 5। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। हर 5 बजे शाम आपके सामने आते हैं और कोशिश करते हैं हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करें। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको बाखबर करें, बल्कि दुनिया भर के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से भी हमारी गहरी नजर रहती है। और जांच पड़ताल के साथ खबर तह तक आप तक हर दिन 5 बजे लाते हैं 5 के पंच में। और 5 के पंच में शुरुआत उन 5 पंचों से करते हैं जिन्होंने आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए होते हैं, यानी वो 5 खबरें जिन्हें आप लगातार देख रहे होते हैं, उन्हें ज्यादा शेयर करते हैं या उन पर सबसे ज्यादा कमेंट्स करते हैं, तो उन 5 खबरों को रेंडमली चुना जाता है 5 के पंच में। तो एक एक करके वो सारी 5 खबरें सबसे पहले आपके सामने रखेंगे कि आपने हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर किन 5 खबरों को सबसे ज्यादा देखा है। तो पहली खबर जिसे आपने टॉप 5 हेडलाइन में जगह दिलाई है वो कुछ इस तरीके से है। जम्मू का शहर इन दिनों एहतजाजों का शहर बना हुआ है और इन एहतजाजों में उस वक्त शिद्दत आई है जब जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और हुक्मनामा जारी किया, जिस हुक्मनामे के तहत इस बात की वजाहत की कि जितना भी इल्लीगल एनक्रोचमेंट है स्टेट लैंड पर, घास चराई पर या इस तरीके से रोशनी जमीनों पर 31 जनवरी तक उसको खाली करना होगा। और ऑर्डर सामने आने के बाद पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और तहसील हेडक्वार्टर्स पर हमने एहतजाज देखे। आज जम्मू शहर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मोर्चा संभाला गया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी एहतजाज करने की कोशिश की, कांग्रेस के युवा मोर्चा ने भी एहतजाज किया। इसके साथ साथ एहतजाजों की जब बात आई तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी आज मैदान में कूदी और पहला प्रोटेस्ट रजिस्टर उन्होंने कराया और साफ किया कि इस तरीके के अहकामात से अवाम और इंतजामिया के बीच तालमेल होने के बजाय दूरियां बढ़ जाती है। इधर खबर यह है कि कल से डीएपी के रजाकार और कारकुन जिला हेडक्वार्टरों पर एहतजाजी धरने देंगे, डिप्टी कमिश्नरों को यादाश्त भी सौंपने की कोशिश करेंगे। इधर आज इस एहतजाज के दौरान पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी है। चलिए जनाब, जम्मू का एहतजाज पहली खबर थी। दूसरी खबर में भी चलते हैं और दूसरी खबर कौन सी है वो आपके सामने रखते हैं। ये भी एहतजाज है और एहतजाज खवातीन की तरफ से किया गया और यह एहतजाज श्रीनगर इलाके के अंदर किया गया। और एहतजाजी मुजाहिरीन का यह मानना है कि अमूरी सारिफीन व अवामी तकसीमकारी महकमे की तरफ से जिस तरीके से तकसीमकारी की जा रही है वो नामंजूर है और आज मुतल्लिका एक स्टोर कीपर को उसका जो स्टोर है उसको खोलने की इजाजत नहीं दी गई और हंगामा भी बरपा हुआ है। मकामी आबादी का मानना है कि जो हुक्मनामा आया है कि 5 किलो राशन मिलेगा जी पर आदमी, यानी फी पर्सन हर एक आदमी के लिए 5 किलो राशन मिलेगा, यह नाकाफी है। और उसमें भी जिस तरीके से 4 किलो चावल और 1 किलो आटा दिया जा रहा है, इससे मजीद अबतरी हो रही है निजाम के अंदर और शफाफियत के नाम पर बड़ा सवाल उठ रहा है। इधर इंतजामिया का मानना है कि जो निजाम हुकूमत की तरफ से मुतारुफ कराया गया है उसको लेफ्टिनेंट स्पिरिट अडॉप्ट किया गया है और ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगर हुकूमत करे, फैसला करे तो अवामी तकसीमकारी महकमे को उस निज़ाम को मुतारुफ कराने में कोई कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फिलहाल पहला एहतजाज श्री जम्मू और दूसरा एहतजाज सीएपीडी महकमे के खिलाफ, जहां चावल की तकसीमकारी को लेकर अब मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत आ रही है कि एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं। छोटी सी तस्वीर आपके सामने श्रीनगर की। अच्छा जनाब, तीसरी खबर कौन सी है जी? चलिए जनाब, तस्वीर से आप पहचान चुके होंगे कि यह तस्वीर कहां की है। पंथिहाल का वो स्टील मोड और स्टील ब्रिज, बल्कि वो टनल, स्टील टनल जो आज एक बार फिर सुर्खियों में थी और जिला इंतजामिया की मेहनत, बीकन अमले की मेहनत और साथ साथ जो ट्रैफिक अमले की लगातार मेहनत के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो पंथिहाल पर पसियां गिराने की वजह से ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया था, इधर बाद सपहर ट्रैफिक को चलने की इजाजत मिली। लगातार लैंडस्लाइड्स हुई है रामबन इलाके के अंदर। पंथिहाल का वो ब्रिज, वो टनल, स्टील टनल जिसको कहते हैं, लगातार उस पर पत्थर गिरते रहे और इंतजामिया ने एहतियातन पहले कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक को रोका और उसके बाद फौरन से बेशतर 270 किलोमीटर वाली इस शाहरा को आमदरफ्त के काबिल बनाते हुए गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी। इधर हुकूमती ज़राया का मानना है कि अगर मतला अबर आलूद इसी तरीके का रहा, बूंदाबांदी और बर्फबारी
बर्फबारी नहीं हुई तो कल भी गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, और अगर रात को बर्फबारी होती है तो सुबह इंतजामिया फैसला करेगी कि क्या गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी या नहीं। चलिए जनाब, चौथी खबर पर फटाफट से आते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में रहने वाले जयराम रमेश की ट्वीट की। जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया और यह ट्वीट बराह रास्त हमला था गुलाम नबी आजाद की क़यादत पर और गुलाम नबी आजाद की नव मुंतखबा जमात डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पर, क्योंकि जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में इस बात का खुलासा पेश किया है कि आजाद अब आजाद है, यानी पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं। पहले एक झटका लगा था 17 तारीख को जब लीडर चले गए थे, 17 जनवरी को, और कल चूंकि 17 तारीख और है तो याद रखिएगा कल भी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से कुछ और लोग निकलेंगे और कल वो डीएपी छोड़कर कांग्रेस में उनकी घर वापसी होगी। जयराम रमेश का ट्वीट आया है गुलाम नबी आजाद की पार्टी को लेकर और पेशन गोई की गई है कि कल एक बहुत बड़ा झटका लगेगा गुलाम नबी आजाद को, क्योंकि मजीद लोग पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, अगरचे भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। चलिए जी, पांचवी में आप देख रहे होंगे लॉ मिनिस्टर साहब को, और लॉ मिनिस्टर साहब आज इसलिए सुर्खियों के अंदर है क्योंकि कॉलेजियम पर उनकी तरफ से दोबारा से बात रखी गई है और मरकजी वजीर बराए कानून किरण रिजिजू साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को आज एक खत लिखा है और यह खत कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट ईयर खत जो लिखा गया था उसके कंटिन्यूएशन में है, जिसमें उन्होंने यह साफ कर दिया है कि कॉलेजियम सिस्टम जो मुतारुफ कराया गया है, सरकार चाहती है कि इस सिस्टम में सरकारी अमल दखल भी हो और साथ साथ जो सिस्टम है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो काम करे और उसी तरीके से जज अपॉइंट हो। सरकार आज भी इस मौके पर है और जिस तरीके से कॉलेजियम सिफारिशात कर रही है इससे दस्तबरदार होना चाहिए। यानी सरकारी मौक़िफ़ एक बार फिर किरण रिजिजू साहब ने दिया है। सीजीआई और लॉ मिनिस्ट्री के बीच इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मामला इस पर छिड़ा हुआ है कि क्या कॉलेजियम की सिफारिशात ही मिनो अन होनी चाहिए या जो सिस्टम है कि जज को अपॉइंट करने के लिए जो कमीशन है एनजेएसी उसको फाल मुतहरिक बनाकर जजों की तकर्रुरी और अपॉइंटमेंट करनी चाहिए थी। तो ये थी जनाब 5 खबरें जो अभी तक आप लगातार देख रहे थे। चूंकि आखिर पर हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की खबर से ही करते हैं शुरुआत। जम्मू कश्मीर के अंदर एहतजाज चल रहे हैं और एहतजाज महकमे माल के हुक्मनामे के खिलाफ, यानी उस डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ और उन नोटिसों के खिलाफ एहतजाज है जो हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और इन सभी चीजों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा से खटखटाया गया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले मुजफ्फर खान साहब का मानना था कि हुकूमती सतह पर जो नए सिरे से ये कोशिश की गई है कि इवैक्यूएशन हो, जमीनों को खाली करवाया जाए, दरअसल ये एक सही कदम नहीं है और इससे उन लोगों को एक बड़ा धचका लगेगा जिन्हें राहत देने की यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से की गई थी, यानी खाना बदोशों के लिए। और हुकूमत आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की दरख्वास्त सीजीआई के सामने रखी कि मामले की समाअत और अर्जेंसी को समझा जाए और इस पर एक ऑर्डर भी जारी किया जाए। जराया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह मामला सुना, जिसके बाद एक अलहदा बेंच बनाने की बात कही गई है और आगे इस मामले को समाअत के लिए लेने की बात कही जा रही है और माना जा रहा है कि 31 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से इस मामले पर समाअत होगी। याद रखिएगा, इससे पहले भी रोशनी एक्ट को लेकर एक समाअत चली सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहां पर यह बात सामने आई कि मामला हाई कोर्ट का है, तो हाई कोर्ट से कहा गया कि आप उन सभी लिटिगेशंस को देखें। वहां पर अभी समाअत चल रही है, गवर्नमेंट का भी एक रिव्यू पिटीशन वहां पर है और इस बीच ऑर्डर पे ऑर्डर भी जारी हो रहे हैं। जरा इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग शुरू हो रही है इसका और जो ऑर्डर जारी हो रही है डिमोलिशन का, इसका टकराव तो कहीं नहीं है। इसको समझने की कोशिश करेंगे और यह समझाने के लिए मेरे साथ आज वही वकील साहब है, जस्टिस फॉर्मर जस्टिस मुजफ्फर खान साहब, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर
इस केस की समाअत अपने हाथ में ली है और लगातार व्यू पॉइंट रख रहे हैं जी अदालत के सामने कि किस तरीके से हुकूमती फैसला सही नहीं है और कानून के साथ ये टकराव है। मुजफ्फर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी टाइम निकालने के लिए और इस हसास मामले पर जम्मू कश्मीर की आवाम को बाखबर करने के लिए। आज आपके आगे पीछे सारे कैमरा इसलिए थे क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का था और ये जो 31 जनवरी की डेडलाइन थी इसको लेकर आपने इंटरिम रिलीफ की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी। हमारे पास जो खबर है, कोर्ट ने इन लेटर एंड स्पिरिट आपकी बात को माना है, बेंच को तश्कील देने की बात हो रही है। क्या कुछ आज पूरे दिन का मामला चला? पहले जरा इसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। हाँ, आज हमने बेसिकली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेंशन किया था फॉर लिस्टिंग ऑफ अ पिटीशन विच वी हैव मूव्ड। पिटीशन हमने एक पेंडिंग एसएलपी थी यहाँ, जिसमें रोशनी एक्ट के तहत हमको ऑनरशिप राइट्स मिले थे 2007 में। ये ट्राइबल कम्युनिटी है एस्टिक बरादरी की राजौरी में, बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैंड, अ फ्यू 100 फीट्स, जो हमको ऑनरशिप मिली। हमने उस पर कंस्ट्रक्शन भी रेज की उसके बाद, और हमें नोटिस दिए बगैर हमें सुना नहीं गया। हाईकोर्ट ने जब रोशनी एक्ट को कलअदम करार दिया, गैर आईनी करार दिया, तो हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए। यहाँ गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया और लर्नड अटॉर्नी जनरल ने, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी कि हम कोई भी कोर्सिव एक्शन इनके खिलाफ नहीं लेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला नहीं करता। 9 जनवरी 2023 को जो ऑर्डर आता है उसमें स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन की जाती है कि रोशनी लैंड के समेत तमाम स्टेट लैंड से लोगों को डिस्पोजेस किया जाए और उनके घर को डिसमेंटल किया जाए। तो ये एक बहुत ही जाबराना और जारहाना कार्रवाई थी। मैंने उसके खिलाफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। होपफुली ये लिस्ट होगी और हमारी सुनवाई की जाएगी। अच्छा, ये जो बेंच बनाने की बात आज सामने आ रही थी, ये क्या बेंच होगा? फुल बेंच होगा? और ये भी खबर आई थी कि पुराना जो बेंच था उसमें से एक जज साहब ने माजरत जाहिर की है कि ये केस सुनने से। हाँ, जब पिछली डेट को ये लगा था दिसंबर 2022 में ये केस लिस्ट हुए थे, जब ये 5-10 पिटिशंस हैं, ये जब लिस्ट हुई थी तो ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ड्यू टू पर्सनल रीजन ही रिक्यूज्ड, तो उन्होंने फिर वापस कर दी थी ये पिटीशन सारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को कि सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये किसी दूसरे बेंच के पास लगाई जाए। उसी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इसको देखूंगा और उसके बाद इसको मैं किसी बेंच को असाइन करूं। अच्छा खान साहब, ये भी आप समझाइएगा, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई है, एक तरफ से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ से एनक्रोचमेंट हटाने की मुहिम भी शिद्दत के साथ जारी हो चुकी है। नोटिसों के बाद डिमोलिशन ड्राइव आज हमने देखा जम्मू के कई इलाकों के अंदर शुरू भी हो गया है। क्या ये मुतनाज़ तो नहीं है, क्या ये टकराव तो नहीं है जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर? क्योंकि इस तरीके की भी बातें सामने आ रही हैं, तो आप इस पर बेहतर व्यू पॉइंट रख सकते हैं। बिल्कुल गलत है ये। आपने खुद ही रोशनी की जो रिव्यू पिटीशन है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की हुई है, और खुद ही वो कहते हैं कि हम जितने जो स्मॉल होल्डिंग्स हैं, जो बोनाफाइडी लोग हैं, जो लोग पिछले कई सालों से सरकार की जमीन पर थे और रोशनी एक्ट के तहत अगर उनको ऑनरशिप दे दी गई है तो हम उनको एग्जेम्प्ट करेंगे। अभी गवर्नमेंट ने ना तो उस पॉलिसी पर कोई डिसीजन लिया, ना ही रिव्यू कोर्ट ने अभी कोई फैसला सुनाया है। उसी दौरान ये हरदर्मी है और कुछ नहीं है। सरकार को भी इंतजार करना चाहिए था कि रिव्यू का फैसला हो जाए, या जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपीज पेंडिंग हैं पहले उनका फैसला हो जाए, उसके बाद ये कोई कार्रवाई करे। एक तरफ ये खुद ही इन्होंने अश्योरेंस दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और ये चीज आज हमने बतलाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि इसी कोर्ट में लर्नड सॉलिसिटर जनरल ने अश्योर किया था कि जब तक ये पिटीशंस पेंडिंग हैं हम
पिटिशनर्स के अगेंस्ट, रादर रोशनी के जितने भी मामलात हैं उनके अगेंस्ट कोई भी कोर्सिव मेजर्स नहीं लेंगे। तो मुझे ये बताओ, जब उधर से आप ये एश्योरेंस देते हो सुप्रीम कोर्ट को और दूसरी तरफ आप बेदर्दी से हुक्म दे देते हो डिप्टी कमिश्नर्स को कि आप इन लोगों के घरों को भी तोड़ो और इनको घरों से निकालो, तो ये सरासर ज्यादती है लोगों के साथ। मुजफ्फर खान साहब, ये तो बात थी रोशनी वाले लोगों के जिनके एक्ट के तहत ज़मीनें दी गई थी, एक सेट प्रोसीजर जो साबिका स्टेट के अंदर किया गया था उसके तहत उन्होंने किया। फिर गीता मित्तल साहिबा ने उसको ब्लैक एंड वाइट, ये नल एंड वाइट कर दिया, कहा कि जनाब ये कानून नहीं चलेगा, इसलिए आपने वापस जाना है। अब उनके पैसे कब कौन देगा, क्या होगा, एक लंबी बहस है। उसके साथ साथ इसी ऑर्डर के अंदर स्टेट लैंड और घास चराई के हवाले से भी ऑर्डर है कि यहाँ से भी जनाब लोगों को हटाया जाए। उस ऑर्डर को आप कल्ब करके जब हम देखें तो कैसे देख रहे हैं आप उस वाले पार्ट को, और क्या आज के दिन में जिस तरीके से नोटिसें गई हैं, क्या ये एज पर द लॉ ऑफ द लैंड है? देखिए, स्टेट लैंड जम्मू कश्मीर की सरकार की भी कोई मलकियत नहीं मानी जाती, क्योंकि स्टेट लैंड बनी कैसे? ये महाराजा के दौर में ये जगह महाराजा की सबकी थी, या कुछ जो जमींदार लोग थे जो सीलिंग से ज्यादा जमीन हुई दफा 4(8) में, या बिग लैंडेड एबोलिशन एक्ट था, बिग लैंडेड एस्टेट एबोलिशन एक्ट के अंदर जिसकी सीलिंग से ज्यादा थी वो जगह दफा या 4 में या बिग लैंडेड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो जगह सरकार को चली गई। कब गई? जब ये एक्ट बना आजादी के बाद। आजादी से पहले वो जगह मलकियत थी किसी की। अब उसमें कुछ गरीब लोग जो थे, जो उसके काबज थे, वो लेवी नहीं उतार सके, यानी जो रेवेन्यू देना होता है ना, थोड़ा बहुत, उस वक्त 2 रुपए 4 रुपए मालिया उसको कहते थे हमारे इलाके में, जो नहीं गरीब दे सकता था, तो उसने कहा कि भाई इसको मैं मलकियत किस लिए करूं, मैं तो मालिया ही नहीं दे सकता हूं, तो स्टेट ही रहे मालक, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। घास चराई जो बेसिक लैंड है वो है गांव में, दूर दराज के इलाके में। मुझे समझ नहीं आती कि घास चराई लैंड को आप वापस रिस्टोर करके करोगे क्या? वो तो वहां के जो बेचारे जिनके माल मवेशी पशु हैं, भेड़ बकरियां हैं, वो उसको चराते हैं, उस पर वो मालक उसकी सरकार है, लेकिन यूज जो है सदियों से, फोर फादर्स से उन्हीं लोगों के पास है, उसको आप रिट्रीव करके क्या करेंगे? मुझे ये बताओ, जिस आदमी ने स्टेट लैंड पे पिछले जो 1 सदी से है वहां उसने अगर एक अपना झोंपड़ा बनाया है, आज उसका आप झोंपड़ा तोड़ोगे वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। और ऐसा हुआ, आपने सुना होगा कि सुरनकोट में जब उसको पता चला कि मेरी जो एक झोंपड़ी है छोटी सी, ये भी जो है गिराने वाले हैं, तो उस आदमी को जो ही इसका नोटिस किया तो उसका हार्ट अटैक हुआ। तो ये मतलब गरीब आवाम के लिए ये बड़ी मुश्किलात का आपने सामान तैयार किया है। रियासत का काम ये नहीं है। एज अ वेलफेयर स्टेट, कोई भी वेलफेयर स्टेट हो जहां आइन और कानून की बालादस्ती है, ये पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने हर सिटीजन को छत प्रोवाइड करना है, उसको बाइज्जत तरीके से रहने के लिए वहां जगह प्रोवाइड करनी है। ये हुकूमत का काम नहीं है कि तुम लोगों के लिए परेशानियां करिए। ठीक है मुजफ्फर साहब, एक आखिरी चीज जो आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप अदीमुल फुर्सत है, सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद आपकी है और कब तक ये नेक्स्ट हियरिंग एक्सपेक्टेड है? इस हवाले से जो आपका स्पेशल आज दरख्वास्त चली गई थी, मेंशन था। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस चीज का तो कॉग्निजेंस उन्होंने लिया है कि हम जो लोग हैं, हमने तो एक अच्छी खासी अमाउंट हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने, मतलब किसी ने लाख रुपया दिया है, किसी ने 50,000 रुपया जमा करके हमको मलकियत मिली है। हमारे पैसे की किसी को परवाह नहीं, वो पैसा कहां गया? वो पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा हुआ, उसके बाद हम मालिक बने। हमारी उस चीज को किसी ने डिसाइड ही नहीं किया और आपने हमारी मलकियत को कैंसिल करके हमको आज कहते हो आप डिस्पोजेस करेंगे, हम आपके मकान तोड़ेंगे। तो ये तो सरासर ज्यादती है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनेगा। सुनवाई करने के बाद हमें उम्मीद है कि हम दर्दाना तरीके से हमारे हक में इस पर फैसला करेगा। रहा सवाल कब तक लगता है, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को आज हमने मेंशन किया है, उन्होंने नोटिस ले लिया इसका और हमारी वो पिटीशन भी जो है वो रखी है। उन्होंने कहा कि मैं बेंच बनाऊंगा, क्योंकि पहले एक जज साहब ने रिक्यूज किया है, तो अब नया बेंच बनाना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब सुप्रीम कोर्ट से ज्वाइन करने के लिए। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके की कार्रवाई हुई है, उस पर गुफ्तगू करने और ये बताने के लिए कि क्या कुछ ये पूरा मामला और किस तरीके से ये आगे चल रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं और बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में आज सुबह से एक मीटिंग चल रही है और यह मीटिंग रीजनल और नेशनल पार्टीज को लेकर आज बुलाई गई थी। और उस मीटिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन कुछ नई बातें रख रहा था उन लोगों के लिए जो मजदूर है या बैरून रियासत रहते हैं, वो वोट कैसे डालें, और उनके लिए एक रोबोट सिस्टम की बात सामने रखी जा रही थी। ताहम खबर यह है कि जम्मू कश्मीर की दोनों रीजनल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन पर बड़े सवाल उठाए हैं और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी से लेकर इलेक्शन करवाने तक सवाल पूछा है और यह कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो चुनाव चाहते हैं वहां की बात न करके, करोड़ों लोगों की बात न करके आप वो मसला डिस्कस कर रहे हैं जिसका आज के दिन में कोई जरूरत ही नहीं है। और खबर यह है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नुमाइंदे वहां पर थे, उन्होंने इस बात को पिच किया है कि इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन की डेट्स की अनाउंसमेंट हो। बल्कि खबर यह है कि नेशनल हुकअप पर भी कुछ पार्टियों ने जम्मू कश्मीर की दोनों रीजनल पार्टीज के मौकफ की हिमायत करते हुए अपनी बात सामने रखी है। सीधे चलेंगे रहमत कलीम के पास जो इस खबर पर मजीद अपडेट करेंगे, क्योंकि मीटिंग अभी जारी है। जराया क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे रहमत के पास। रहमत, जरा अपडेट कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में मीटिंग तो थी एक सिस्टम को लेकर, लेकिन मामला उठा जम्मू कश्मीर का भी। क्या कुछ लेटेस्ट डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आज सुबह से जो मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा जो बाहर निकल कर आया वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन को लेकर था। क्योंकि जब हमने देखा कि पीडीपी के तर्जुमान पीडीपी की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए सोहेल बुखारी जब वहाँ पहुँचे और एनसी की जानिब से, तो उन्होंने न सिर्फ ये कि जब उनसे पूछा गया कि आप आरवीएम पर या वोटिंग राइट्स को लेकर के, माइग्रेंट्स के वोटिंग राइट्स को लेकर के क्या सोचते हैं, तो उन्होंने इससे पहले कि उस सवाल का जवाब देते, आरवीएम पर बात रखते, माइग्रेंट्स के वोटिंग को लेकर के बात रखते, उन्होंने कहा कि आपको जम्मू कश्मीर में जो करोड़ लोग हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, जो बाकायदा तौर पर आईनी हक रखते हैं कि उनको वोट दिया जाए, उनको गुज़श्ता 3-4 साल से आपने वोटिंग राइट से महरूम रखा हुआ है। आखिर इसका जवाब क्या है आपके पास? क्या आपने कभी एक बार भी सोचा, जब सरकार हो या दिल्ली हो या जम्मू कश्मीर की हो, बार बार जब ये दावा कर रही है कि हालात बेहतर हैं, साजगार हैं, उसके बावजूद एक बार भी जम्मू कश्मीर का दौरा करके इलेक्शन को लेकर कोई बात नहीं की? आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको रुकावट पैदा कर रही थी? इस तरह से घेरने की कोशिश की गई और जिस अंदाज में सवालात जो पूछे गए सोहेल बुखारी की तरफ से, वो सवालात सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के हेड को या इलेक्शन कमीशन इंतजामिया को बेबस करते हुए नजर आए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन कमीशन के पास सवाल का जवाब नहीं होगा तो वो कुछ और बहाने तलाश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें होम मिनिस्ट्री से या यूं कहिए कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हालात की साजगारी को लेकर के ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहे थे और तरह तरह के मसाइल डिलिमिटेशन का भी हवाला उसमें दिया गया और इस तरह से वो बचने की कोशिश की गई। लेकिन सोहेल बुखारी बार बार गिल करते रहे कि आज आपको अगर 30 करोड़ माइग्रेंट्स की फिक्र है तो जम्मू कश्मीर की वो अवाम जिसके पास वोटिंग राइट्स है उनको 3 साल से 4 साल से आपने महरूम रखा हुआ है, किस बुनियाद पर, आखिर वजह क्या है? इस सवाल का जवाब नहीं था। साथ ही साथ यह भी पूछा गया कि क्या आपके मन में है कि नेशनल हुकअप पर जाने से पहले जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात कराए जाएं? इसको लेकर आपकी तरफ से कोई सरगर्मियां चल रही हैं? इस पर भी खुल करके इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। हालांकि जब यह सवाल सोहेल बुखारी की तरफ से उठाया जा रहा था तब हमने देखा दिग्विजय सिंह भी बाज़ाब्ता तौर पर उसमें हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर, शिवसेना की तरफ से हमने देखा कि उसमें बाज़ाब्ता तौर पर सपोर्ट करते हुए नजर आए थे पीडीपी को। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के मसले पर ज्यादा देर बात हुई, फिर उसके बाद लौट करके आरवीएम पर आया गया, जिसमें आरवीएम पर एक तरफ से अपोजिशन की 16 जमातें हैं। उन्होंने कहा कि हम आरवीएम को मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ईवीएम पहले ही से मशकूक है। ईवीएम पर जैसे ही मशकूक होने की बात आई, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो पीडीपी के तर्जुमा पीडीपी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ईवीएम की बात पहले ही मशकूक है, लेकिन उस ईवीएम के सहारे भी क्या जम्मू कश्मीर के अवाम को सोचा गया कि उन्हें वोट देने का मौका दिया जाए? तो ईवीएम पर भी घेरने की कोशिश की गई कि अगर ईवीएम मशकूक है, उस मशकूक आलात से भी अगर आपने एक मरतबा कोशिश की होती कि जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत हो और या उनका जमहूरी हुकूक बहाल हो, उनको जमहूरी राइट्स मिले, जो आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर हम कुछ कहते हैं। लेकिन आप अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का दावा करते हैं, लेकिन 3-4 साल में एक बार भी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर आपने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। कुल मिलाकर ये जो नया निजाम मुतारिफ करना था, उसमें 16 जमातें पहले ही हाथ खड़े कर
चुकी है। देखना होगा इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कुछ मौक़िफ़ सामने रखेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की बाज़गश्त और जम्मू कश्मीर की आवाज़ वहां पर सुनाई देगी। सोहेल बुखारी के साथ हमारे नुमाइंदे ने थोड़ी देर पहले बात की है, जरा फटाफट से उसको भी प्ले कीजिएगा, देखते हैं कि सोहेल क्या कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आरवीएम को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीडीपी के प्रवक्ता मौजूद हैं सोहेल बुखारी जी। सोहेल जी, आप अंदर गए, क्या कुछ अंदर रहा, आपने क्या कुछ बातें जो है इलेक्शन कमीशन के आगे रखी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या आपके सामने बातें रखी? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सब लोगों को बुलाया था, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को अक्रॉस द कंट्री, और उनको डेमोन्स्ट्रेट करना था एक नई मशीन कैसे काम करेगी जो रिमोट वोटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन जब वहाँ बैठे और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो मेजॉरिटी, शायद एक आध को छोड़ के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो, पूरे कंट्री की, उन्होंने इस बात पे क्वेश्चंस उठाए और ये कहा कि ये जो मशीन है, ये तो मशीन बाद की बात है कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। पहले तो हमें आपस में ये डिसाइड करना है कि हम ये रिमोट वोटिंग का प्रोसेस रखना ही है कि नहीं रखना है। वो कैसे होगा, मशीन के थ्रू होगा, किस मशीन के थ्रू, वो तो बात की बात है, अभी यही डिसाइड नहीं हो पाया। तो इसलिए डेमो वेमो आज आप मत कीजिए। और सब लोगों ने अपने जो उनके क्वेश्चंस थे, तो बड़े सीरियस कंसर्न्स इस पूरे प्रोसेस को लेके उठाए हैं और उसके चलते जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एक तो जो 31 तक एक डेडलाइन दी गई थी सारी पार्टी से कि आप अपने इस पे सुझाव दे दीजिए, उसको एक्सटेंड करके 28 कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जब तक सब लोगों के इनपुट्स और फीडबैक नहीं आता, उस पर प्रॉपरली डेलिब्रेशन नहीं होता, तब तक इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए सोहेल जी, अगर बात करें अंदर खाने से, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आरवीएम का जो इस्तेमाल है वो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो क्या पीडीपी को कोई ऐतराज है? क्योंकि अभी भी ऐसे कई बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं जो जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए फायदे की बात है या पीडीपी को कोई इससे ऐतराज है? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के नाम को शायद बेच के पूरे देश को गुमराह करने की जो पर्टिकुलरली बीजेपी का एक पॉलिसी रहा है, उससे ज्यादा ये और कोई शगुफा नहीं हो सकता। जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनको वोटिंग आसान करने के 1000 तरीके हैं जो आज तक इन्होंने नहीं किए हैं। उनको वो एम फॉर्म वगैरह उसकी फैसिलिटेशन करनी चाहिए थी जो इन्होंने नहीं की है। जहां तक आरवीएम का मसला है, ये इसको लेके काफी सीरियस क्वेश्चंस इन्होंने उठाए हैं। सोहेल बुखारी को आप सुन रहे थे, जहां पर वो बता रहे थे कि फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में जा सकता है क्योंकि अभी कोई हतमी फैसला वहां से नहीं हुआ है। बहरहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं एक और बड़े बयान की, और बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, और इस बयान को इंतहाई मुतनाज़िया बयान माना जा रहा है क्योंकि बयान उड़ी और पुलवामा हमलों को लेकर है। और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने एक बार फिर उंगलियां उठाई है भारत सरकार पर और भारत सरकार की एजेंसियों पर। कहा कि पुलवामा में जो कुछ हुआ वो दरअसल एक सोची समझी साजिश थी एजेंसीज की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज का। एक बड़ा विवादित बयान दूसरी बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर मोस्ट लीडर की तरफ से दिया गया है और सीधी उंगलियां एजेंसीज पर उठाई गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर उठाई गई और कहा गया कि इस खून से इलेक्शन को जीतने और मुल्क के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश की गई है। क्या कुछ कहा, फटाफट जरा इसको सुन लेते हैं। वो तो बात करीब करीब अब स्पष्ट हो गई है कि वो प्लान था गवर्नमेंट का, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो कोई और हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और एक उनकी तस्वीरें भी नहीं देखी, उनकी लाशें भी नहीं देखी, और ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो जितने भी वो मरे 30-40 वो शेड्यूल कास्ट थे। चलिए, ये आम राय है कि वो अग्रवाद उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये इनमें अंदरूनी मामला है। तो बदकिस्मती है कि ये चीज़ें होनी और फिर मंजर आम पे है ही नहीं कहीं। इसके बारे में जो हमारी फ़ौज है, 5वीं सबसे बड़ी फ़ौज दुनिया में है, आला फ़ौज है, इनके बाद दयानतदार और ईमानदार सिपाहियों की और अफसरों की कमी नहीं है।
तो ये चीज़ें अभी क्लैरिफाई नहीं हुई हैं। फिर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हमने बहुत दफ़ा, हमारी तंजीम ने, बिलखुसूस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो सदर है हमारी तंजीम के, कि सच्चाई और मफाहमत का कमीशन, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। ख़ास करके जो मिलिटेंसी हुई है 90 से ज़ोर शोर से, और कोई इलाका है नहीं है जो इसके असर में नहीं आया, वो भी नहीं आज तक हो रहा है। सो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, पुलवामा अटैक में जी, ये मैं किसी से बात भी कर रहा था कुछ दिन पहले, वो भी शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, मैं भूल गया था ये, उसी ने कहा ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो करीब करीब सारे शेड्यूल कास्ट है। ये रहा इस पे, और ये मुखलिस नहीं है, आग लगाई हुई है जिसने भी लगाई। अगर इसमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन आता है एट द नेशनल लेवल, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे 40 सिपाहियों की, फौज की, हिंदुस्तानी फौज की इस तरीके से मारे जाएं, और उस जगह मारे जाएं जिसके दाएं बाएं दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं था, छुपने की जगह भी नहीं थी, कोई जंगल होता, दरख्तों के बीच में भाग जाता, गांव होता, बस्ती होती, गली कोचों में से निकल के भाग जाता, वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था। शाली बयान आप सुन रहे थे डॉक्टर मुस्तफा कमाल का। पहली बार नहीं, आज जरा ठोक कर फिर से उन्होंने ताल भरी और यह कहा कि पुलवामा में जो कुछ हुआ यह दरअसल एक सोची समझी साजिश है, और फिर इसमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दीगर चीज़ों को गिनवाने की उनकी तरफ से कोशिश की गई है। रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले जरा चलते हैं अनिल गौर साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार हमारे साथ है। अनिल गौर साहब, बयान आपने सुना होगा जी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एक बड़ी जमात के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फारूक अब्दुल्ला साहब के भाई भी हैं, ऐसे बड़बोले बयानों के लिए काफ़ी मशहूर भी है। लेकिन ये जो बयान आज आया है, इसे किस तरीके से देखा जाए और कितना ख़तरनाक बयान है ये? गौर साहब, ऐसा है, ये जो जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जिनके ये एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और इनके जो प्रधान भी है, वो ऐसे बयानों के लिए माने जाते हैं जब उनके पास कुर्सी नहीं होती, जब पावर नहीं होती, तो ऐसे बयान देते हैं ये। मैं तो ये एक हास्य मजाक का बयान समझता हूं कि जिसका सिर पैर ही नहीं है। पहली बात तो ये कहते हैं कि वो जो 40 थे वो शेड्यूल कास्ट थे, इनको पहले उनकी पूरी शनाख्त कर लेनी चाहिए, वो लिस्ट की जो सीआर, और वो फौज के नहीं थे, वो सीआरपीएफ के थे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस और फौज और आर्मी के अंदर फर्क है, पहले तो इनको ये भी जानना चाहिए। तीसरी बात जो ये कहते हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की, मैं कहता हूं बिल्कुल बैठानी चाहिए। उसमें पता लग जाएगा कि यूसुफ शाह को सलाउद्दीन किसने बनाया, कि 87 की इलेक्शन रिग किसने की, ये मिलिटेंसी कौन लाया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस लाई, उसका ये जवाब नहीं दे सकते। और जो ये बातें कहते हैं, ये हमेशा ऐसी बातें उठाएंगे जब इनको पता है कि भाई हमारा जो है वहां पे दामोदार जो है, जब इनके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है तब। और ये मुस्तफा कमाल ये वही शख्स हैं जिन्होंने जनरल जसवाल को कहा था कि जी मेरे को जेके जम्मू कश्मीर पुलिस की गार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूं, मेरे को चाहिए फौज की, क्योंकि मैं सिर्फ फौज के साथ हिफाजत में हूं, बाकी किसी के साथ नहीं हूं। तो ये तो ऐसे इंसान है, तो ये बोलते रहेंगे। तो मेरे को लगता है इनकी जब बातों के ऊपर ना ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको तो इनकी जो बयान है इनको तो दिखाना भी नहीं चाहिए, ये क्योंकि ये चाहते हैं कि ऐसे बयान देके ये लाइमलाइट में इंटीग्रिटी पर सवाल उठाना, फौज पर या सिक्योरिटी एजेंसीज पर सवाल उठाना, और ये कहना कि जनाब ये देश के अंदर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शंस होते हैं। और नहीं, एक और चीज जो बड़ी बड़ी इन्होंने बात की कि ये साजिश है, किसकी साजिश है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आप मेरे को बताइए, एक सुसाइड बॉम्बर वहां पे जाके उसने किया, उसकी सारी चीजें सामने आई हैं। ये इसके साथ में वो एक दूसरी जमात है पीडीपी की, वो भी ऐसी बातें करते हैं, और उनका जो खास जो उनका यूथ आइकॉन था, जो उनका राइट हैंड एड था, वो अभी तक परे अभी भी अंदर है, उसको जमानत नहीं मिल रही हाई कोर्ट से, क्योंकि वो जब बुरहान वानी के जब किस्सा हुआ उसके अंदर वो पाया गया कि उसी ने पैसे दिए लोगों से, सारे भड़काऊ चीजें की हैं। तो मैं तो कहता हूं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बिल्कुल बैठना चाहिए, ताकि
अनिल गौर साहब, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ अल्ताफ ठाकुर साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी हैं जम्मू कश्मीर से। बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब ज्वाइन करने के लिए। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब के भाई है, साबिक वजीर है, कानूनी दावपेच भी जानते हैं और सियासत के अंदर किस तरीके से बयान दिए जाते हैं काफ़ी माहिर है। लेकिन ये जो बयान है, क्या ये सिर्फ सियासत है या सियासत के अंदर कुछ और चीज़ें भी आपको नजर आ रही हैं जो इंतहाई खतरनाक भी हो सकती हैं? देखिए, बहुत खतरनाक बयान है ये। डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब का बयान नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सोचती है देश की आर्मी के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए अब मुस्तफा कमाल साहब भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की उस फौज पे उंगली उठा रहे हैं जिसके साए में मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब 24 घंटे रहते हैं। आपको ये नई कोई बात नहीं है कि जो पाकिस्तानी प्राइम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो कोई नई बात नहीं है। मैं आपको एक पुराना किस्सा याद आपको दिलाता हूं। देखिए, जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की फांसी पाकिस्तान में हुई, रिएक्शन पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन रिएक्शन कहां हुई? रिएक्शन जम्मू कश्मीर में हुई, क्योंकि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। यहां लोगों के घर उन्होंने जलाए, यहां कुरान शरीफ उन्होंने जलाया, यहां उन्होंने इस्लामी दरसगाहें जलाए। ये पाकिस्तान के दोस्त है, पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से मदद करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने देश की इस सिक्योरिटी फोर्सेस, देश की आर्मी पे उंगली उठाई और पाकिस्तान की दहशतगर्दी जो पिछले 32 सालों से जम्मू कश्मीर में चल रही है, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, सलाहदीन हो, उसको भी यही बनाने वाले हैं। लेकिन इनको पाकिस्तान की दहशतगर्दी दिखाई नहीं देती है। इनको सिर्फ भारत की फौज, भारत की एकता, भारत की अखंडता पे उंगली उठाने के लिए ये एक ना एक तरीके से हमेशा वार करते हैं। और मैं जी कंटिन्यू करें सर, कंक्लूड करें अपनी बात को। देखिए, ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक नई पॉलिसी है। मैं इसको मुस्तफा कमाल साहब का जाती बयान नहीं, इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ट्रेंड हो सकता है, एक पॉलिसी हो सकती है कि देश की सिक्योरिटी पे उंगली उठाओ, देश की एजेंसी पे उंगली उठाओ। मुस्तफा कमाल साहब 44 जवान हमारे शहीद हुए लधपुरा में, और आप उन शहीदों की शहादत पे उंगली उठा रहे, आप तौहीन कर रहे हैं उन शहीदों को। आपको पीएसए के अंडर बुक करना चाहिए। गौर साहब, अल्ताफ साहब मैं आऊंगा दोबारा। अनिल गौर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम देख रहे हैं कि जब भी कोई आदमी सोशल मीडिया पर इस तरीके के कमेंट्स लिखता है तो तुरंत पुलिस हरकत में आती है। लेकिन जब कोई पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देता है और वो पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, उससे लॉ एंड ऑर्डर डिरेल हो सकता है, उससे 10 तरह की चीजें और होती है, लेकिन उस पर काफी लैतुलैल से काम लिया जाता है। बड़ी पेशरफ्त नहीं होती है उतनी तेज जितना हम सिविलियन के खिलाफ देखते हैं। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ये दोहराई जिस तरीके से चल रहे हैं, इवन कि अगर स्टेटमेंट ऑन ईयर है, इसके बाद ऑफिशियल स्टैंड भी होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कि हमने इसका कॉग्निजेंस लिया, क्या किया क्या नहीं किया। ऐसी जो खामोशी होती है, क्या इससे और ज्यादा बयानात आते हैं फिर? गौर साहब, ऐसा है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये पॉलिटिशियंस के जो बयान है, ये भी अब ये नेता बैठे हैं बीजेपी के, जो इनके बयान होते हैं ना, वो सिर्फ अपने एक मुफाद के लिए होते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि भाई अब वो उसी हिसाब से देखते हैं कि अच्छा अब इलेक्शन आने वाली है तो हम ये बयान देंगे तो उसके अंदर ये हमें फायदा होगा। इधर आगे क्या होगा, बीच में जातियों के बीच में, लोगों के बीच में, उसके देश की अखंडता के बीच में, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब सिर्फ अपनी कुर्सी से है। वो जो उनकी शॉर्ट साइटेडनेस है, आज हमारा देश, इसीलिए मैं कहूंगा कि हम 75 सालों में अभी तक हमारा देश जो है ये बटा हुआ है उसी हिसाब से। आप किसी भी कोने में चले जाइए, हमारे जितने जो 29 स्टेट्स है हमारे, आप उनको देख लीजिए, उसके अंदर यही चल रहा है सारी जगह। और अफसोस की बात यह, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं कहता हूं क्यों नहीं कॉग्निजेंस लेके इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इनको अंदर किया जाए। एक दूसरी बात, अब ये एक और चीज है हमारे, देखिए लॉ के अंदर ये है कि जब तक एक आदमी प्रूवन गिल्टी नहीं होता तब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अब हमारा देश का कानून इतना अच्छा है कि वो उसकी ट्रायल जो है ना वो 50 साल लग जाएंगे, पर वो उसके जब तक उसका नतीजा आएगा तब तक वो बेचारा मर भी जाएगा, सब कुछ होगा, उसके बाद में उसका नतीजा आएगा। क्यों नहीं हमारा, जैसे कि बाहर के मुल्कों में है, आप अमेरिका देख लीजिए, हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, 3 महीने के अंदर एक केस जो है वो पूरा डिसाइड होता है कि भाई इसने ये किया है, इसको सजा होनी है। वहां पॉलिटिशियन जो है ऐसे बयान जब देते हैं उनके खिलाफ वो रेजिग्नेशन भी साथ में देते हैं और कहते हैं भाई गलती होगी मेरे से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर
वाइस प्रेसिडेंट जो उनके थे, मैं वाइस प्रीमियर जो थे, मेरे को याद है, मैं उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में था, उनके वाइस प्रीमियर ने एक बयान दे दिया पुलिस के खिलाफ, और दूसरे दिन उनका रेजिग्नेशन आ गया। उन्होंने अपोलोजाइज किया कि नहीं, मेरे को यह बयान नहीं देना चाहिए था, मैं इसको अपनी रेजिग्नेशन देता हूं। पर हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस है, माफ करना, वो बिल्कुल वो कहते हैं ना, कच्चे खाल है, उनको कुछ असर नहीं होता, उनको सिर्फ ये दिखता है कि भाई मेरी कहां से कुर्सी बचेगी, बस ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। आज अल्ताफ साहब सिर्फ बयान देने से, मैं देख रहा हूं कि आपका भी एक बयान आया है इस वक्त, और आपने भी मुस्तफा कमाल को बुक करने की बात कही और इंटरनेशनल कमेंट जो इन्होंने दिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो, आपकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से क्या मामला हल होगा, या एक सेट लाइन होनी चाहिए एक उस आदमी के लिए जिसने कभी 4 साल 5 साल पहले 8 साल पहले फेसबुक पर कुछ लिखा था, आज उसको सजा मिल रही है, और कमाल साहब हर दिन बयान दें सजा ना मिले। ये एक ही रियासत में 2 कानून जो हो जब चलेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जमात की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल है। फिर देखिए गवर साहब, ऐसी बात नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना भी बड़ा नेता हो, खानदानी राज का कितना भी बड़ा नेता हो, देश के खिलाफ जो उंगली उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई एफआईआर करे ना करे, गवर्नमेंट इस पे कोई कार्रवाई करे ना करे, कल अभी इसका स्टेटमेंट आया, कल भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ एफआईआर करेगी, बाज़ाब्ता कल वो पुलिस स्टेशन जाके इसके खिलाफ एफआईआर करेगी, क्योंकि इसने शहीदों की शहादत पे उंगली उठाई, इसने यहां की फौज पे उंगली उठाई है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंकियों से साफ किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से बचाया, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लोगों की खिदमत की। और आज मुस्तफा साहब चाहे जम्मू में बैठे हो चाहे कश्मीर में बैठे हो, मुस्तफा साहब आप उस भगोड़े जमात के हो, जब यहां मिलिटेंसी उठी तो आपके जो डॉक्टर फारूक साहब वो यहां से चल बसे हो, आज जब वापस आए तो यही फौज आपकी हिफाजत करी है, और इसी फौज में आप उंगली उठा रहे हो, इन्हीं एजेंसियों पे आप उंगली उठा रहे हो। आपके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा, वो भी एक जगह नहीं, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है सब जगह आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी अनिल गौर साहब और अल्ताफ ठाकुर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए और मुख्तसर सी बात रखने के लिए कि जनाब बयान जो है ये सही नहीं है, इसके पीछे के हकाइक कुछ अलग है, मुस्तफा साहब ने इसको किसी और अंदाज में बयान किया है, और इस पर जो सियासत चल रही है वो यही है कि अगर और किसी ने कहा होता तो शायद अभी तक पुलिस एक्शन हुआ होता, लेकिन बड़े पॉलिटिशियन है, शायद लय से काम लिया जाएगा। फिलहाल 5 के 5 में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ, खबरों तज्जिया और तबसरे का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के फौरन बाद ग्राउंड रिपोर्ट।